काफी सारी डायनेस्टीज जो है, डायनेस्टीज होती हैं साम्राज्य, काफी सारे साम्राज्य जो है सेवेंथ सेंचुरी अभी क्या चल रही है, अभी चल रही है 21st सेंचुरी, है ना। तो इतने सालों, देखिए कहीं 100 साल पीछे की पुरानी ये बात है। तो 7th सेंचुरी जो था उसमें काफी सारे चेंजेस आए थे, काफी नई नई डायनेस्टीज, नए नए साम्राज्य उभर करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है, देखिए अभी क्या है, इंडिया है। पहले इंडिया में, इंडिया के साथ क्या क्या था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान था, नेपाल हो गया, भूटान, म्यांमार, काफी सारा तिब्बत का इलाका। तो ये सारा का सारा मिल करके ना क्या था, सब कॉन्टिनेंट बनता था। तो इस चैप्टर में, उस पूरी किताब में हम लोग 7th से 12th सेंचुरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हम इसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैप में आपके लिए क्या क्या एग्जाम में आ सकता है कि पालास कहाँ के थे। तो पालास देखिए जो आपका बंगाल वाला साइड है ना, वहाँ थे। फिर चाहमांस, जिसको आज हम चौहान कहते हैं, वो राजस्थान वाले रीजन में मिलेंगे आपको। फिर चंदेलाज जो हैं वो मिडिल मध्य प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। चंदेलाज और ये गुज्जर प्रतिहार, और ये देखिए परमार, गुज्जर प्रतिहार और चंदेलाज, ये आपको मिडिल वाले रीजन में मिलेंगे। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हम इस चैप्टर में राष्ट्रकूटास के बारे में और चोलास के बारे में देखेंगे। मेनली इस चैप्टर में हम लोग आगे चोलास के बारे में देखेंगे। फिर चोला है साउथ, और साउथ में देखिए इस चैप्टर में तो हम लोग चोलास के बारे में देखेंगे। फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में हम चेरास और पांड्यास के बारे में भी देखेंगे। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि मैप में लोकेट करना है चोला, चेरा या पांड्या को। तो आगे हमें इस चैप्टर में पता लगता है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए नए साम्राज्य जो थे वो कैसे आने लगे। 7th सेंचुरी आते आते काफी सारे बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है, और वॉरियर चीफ्स, लैंडलॉर्ड या फिर आप वॉरियर चीफ कह सकते हैं। ये अलग अलग रीजन्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे थे और इनको सब ऑर्डिनेट या फिर सामंतास के नाम से जाना जाता था। सामंत थे, ये सामंत होते हैं, मतलब क्या था ना कि किंग जो है थोड़े वीक होने लगे थे इस टाइम तक आते आते। तो काफी सारे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लोग थे ना, वो अपनी आर्मी रखने लगे थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये किसी किंग के अंडर होते थे और किंग एक्सपेक्ट करता था कि इनको, किंग मतलब सामंत जो हैं, वो सामंत लोग किंग को गिफ्ट लेकर के जाएंगे और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जैसे जैसे सामंतास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे और अमीर हो जाते थे, वो खुद को महासमंता या फिर महामंडलेश्वर बोलने लगते थे। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, मतलब उस रीजन के कर्ता धर्ता टाइप का खुद को बनाने लगते थे। और जब ये और पावरफुल हो जाते थे तो ये किंग से इंडिपेंडेंट हो जाते थे, किंग से आज़ाद भी ये हो जाते थे। एक ऐसा इंसिडेंस जो हमें देखने के लिए मिलता है, एक ऐसी घटना जिसमें ऐसा हुआ था कि सामंत जो है जब बहुत पावरफुल हो गया तो उसने अपने किंग से खुद को अलग कर लिया, खुद ही एक किंग बन गया। ये थे राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको राष्ट्रकूटास के बारे में बताया था। डेक्कन रीजन जो है ना, देखिए ये वाला है, ये जो है ना, ये वाला रीजन, इसको ना डेक्कन बोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेक्कन डेक्कन प्लाट्यूज है यहाँ पे, तो इसको डेक्कन रीजन हम लोग बोलते हैं। तो डेक्कन वाले रीजन में क्या हुआ था, जो राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटास पहले सामंत थे और वो किसके सबऑर्डिनेट थे, चालुक्यास के, है ना। तो जो राष्ट्रकूटास हैं पहले वो चालुक्यास के अंडर आते थे, और चालुक्यास किसके थे, कर्नाटक के। तो कर्नाटक के चालुक्यास के पहले वो अंडर आते थे, मगर 18th सेंचुरी आते आते एक दंती दुर्ग था, ठीक है, जो कि राष्ट्रकूटा चीफ था, मतलब उसका एक तरह से हेड था राष्ट्रकूटा का दंती दुर्ग। उसने अपने चालुक्य जो ओवरलॉर्ड है उसको ओवरथ्रो कर दिया, सत्ता से हटा दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है बोर्न फ्रॉम द गोल्डन वूम, मतलब एक सोने की कोख से पैदा होना। तो इसी ब्राह्मण एक रिचुअल परफॉर्म करते थे कि अगर आप खुद क्षत्रिय नहीं है बाई बर्थ, अगर आप क्षत्रिय ठाकुर राजपूत नहीं है जन्म से, तो हिरण्यगर्भ एक रिचुअल होता था, एक हवन यज्ञ वगैरह करते थे। उससे ऐसा होता था कि जो ये यज्ञ कर रहा है ना, वो दोबारा से उसका बर्थ हुआ है एज क्षत्रिय और अब वो राजा बन सकता है।
और अगर केसेस बाकी दूसरे केस थे कि इसमें तो चलो हिरण्य गर्व करके राजा बन गए, काफ़ी सारे और भी थे फैमिलीज वगैरह जिनकी मिलिट्री स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, मतलब वो काफ़ी अच्छे सैनिक वगैरह थे, तो उन्होंने भी अब खुद को किंगडम से हटा लिया। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुज्जर प्रतिहार हरीश चंद्रवर ब्राह्मण्स, ठीक है, हु गेव अप ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स। मतलब कदम्ब मयूर शर्मन और ये प्रतिहार हरीश चंद्र, ये क्या थे, ये ब्राह्मण थे, मगर इन्होंने अपना मतलब ब्राह्मण वाला चीज छोड़ के क्षत्रिय की तरह काम करने लगे थे और इन्होंने अपनी जो है किंगडम बना ली थी कर्नाटक एंड राजस्थान में। तो कर्नाटक में किसने बनाई थी, कदम्ब मयूर शर्मन, जो ये पहले क्या थे, ये पहले वो थे ब्राह्मण थे और फिर ये राजा की तरह एक्ट करने लगे थे। और प्रतिहार हरिश्चंद्र ये भी एक ब्राह्मण थे और ये राजस्थान में जो है राज करने लगे थे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, काम काज किस तरीके से चला करता था किंगडम में। जो काफी सारे नए नए किंग्स थे ना, वो बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट करने लगे थे, जैसे कि महाराज धीराज मतलब पूरे ओवरलॉर्ड हर जगह का किंग, और त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 जो वर्ड्स है ना हमारे हिंदू धर्म में जैसे माना जाता है कि एक पृथ्वी है, एक स्वर्ग है और एक पाताल है, तो तीनों का हम वो राजा है। इस तरीके के बड़े बड़े लोफ्टी से टाइटल, मतलब ऐसे ही हवा हवा वाले टाइटल्स ये लोग लेने लगते थे। मगर हमें कई बार पता लगता है कि ये जो क्लेम्स करते थे ना, ये अफन क्या होते थे, बहुत ही खोखले होते थे, सिर्फ क्लेम ही होते थे, सच्चाई इनमें कम होती थी, क्योंकि राजा ना अब सामंत के साथ काफी ज्यादा पावर शेयर करने लगा था और भी पावर इससे शेयर करनी पड़ती थी राजा को पीजेंट्स के साथ, किसानों के, जो ट्रेडर्स हैं, ब्राह्मण्स के। मतलब राजा अपनी मर्जी से बहुत कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि सामंत और ब्राह्मण्स ये सब ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। हर स्टेट में जो रेवेन्यू है ना वो ऑब्टेन किया जाता था। रेवेन्यू का मतलब है टैक्स लिया जाता था, किस किस से, किसानों से, कैटल कीपर्स मतलब जो भेड़ बकरियां और गाय भैंस पालते हैं उनसे, आर्टिसन जो जैसे कि आर्टिसन हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए और बुनाई कढ़ाई, ये सारे के सारे आर्टिसन होते हैं, पेंटर्स हो गए, इन सब से टैक्स लिया जाता था। और या फिर टैक्स किस तरीके से लेते थे, या तो वो अपनी प्रोड्यूस दे दे, या जो उन्होंने उगाया है वो कुछ दे दे, या फिर वो जो काम करते हैं उसमें से कुछ चीज़, जैसे सोनार है तो सोने के कंगन बना दिए, लोहार है तो महल में काम कर दिया लोहे का, इस तरीके से वो लोग करते थे, टैक्स पे करते थे। समटाइम्स दे क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु asserted that he owned the land, और कई बार रेंट उन्हें देना पड़ता था क्योंकि लॉर्ड राजा था, वो कहता था कि सारा मेरा लैंड है, तो आप जनरली पैसा देते थे। तो अब आगे इसमें हम लोगों को पता लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, 400 टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस होते हैं, लिखी हुई चीज़ें। चोलास की जिन्होंने तमिलनाडु को रूल किया था, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, मतलब अलग अलग लगभग 400 तरीके के टैक्स जो है चोलास लगाते थे। और फ्रिक्वेंटली मेंशन, सबसे ज़्यादा बार बार जो टैक्स मेंशन होता है वो है वेती, जो टैक्स में नहीं लिया जाता था, मतलब पैसे में नहीं लिया जाता था वेती, बल्कि फोर्स्ड लेबर होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि वेती क्या होता था। टैक्स इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है, वेती होता था टैक्स इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। कदमई क्या होता था, लैंड रेवेन्यू, मतलब आपने घर बना रखा है, आप खेती कर रहे हैं तो उस पर भी आप टैक्स देंगे, ठीक है। तो टैक्सेस जो है ऑन थैचिंग द हाउस, मतलब हाउस बनाने में, अपने पाम ट्री के ऊपर लेडर लगाने में, मतलब बहुत ही अलग प्रॉपर्टी टैक्स, अलग अलग तरीके के, आप समझते हैं कि चोलास में लगभग 400 अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेती जो है ना वो पैसे के फॉर्म में नहीं, फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में लिया जाता था, पैसे नहीं होता था, जैसे कि सुनार है या फिर लोहार है सपोज करिए, तो वो काम कर देगा, और पॉटर है, घड़े बनाने वाला है, तो वो घड़े बना देगा राजा के लिए, तो ये होता था वेती। और कादमई होता था लैंड रेवेन्यू मतलब आपका जो लैंड है, आप खेती कर रहे हैं, आपका घर है, आप इस पर टैक्स देंगे। ये हो गया। ये रिसोर्सेज जो हैं, ये जो पैसा लिया जाता था अपने एक राज्य के लोगों से, ये फाइनेंस करता था मतलब किंग के एस्टैब्लिशमेंट को। किंग जो कामकाज चल रहा है किंग का, उसके लिए पैसा चाहिए, और वो किंग टेम्पल्स बनवाता था, इससे अपने किले बनवाता था बड़े बड़े, और बहुत सारी वॉर्स जो है उनमें भी उनके वॉर्स मतलब लड़ाई लड़ने के भी ये काम में आते थे। और ये सोचा जाता था कि जब हम वॉर लड़ने जाएंगे ना, फिर हम दूसरे वाले को हरा देंगे, उसको प्लंडर करेंगे, मतलब खूब उससे लूटेंगे, और वापस आते हुए हम खूब पैसा कमा लेंगे। और
क्या होता था कि जैसे जैसे राज्य बढ़ता जाता था तो टैक्स भी बढ़ेगा और ट्रेड भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इलाका होगा, जितना ज्यादा लैंड होगा, उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, उतना ज्यादा टैक्स देने वाले लोग होंगे। इसलिए काफी ज्यादा जो है वॉर्स भी की जाती थी। और फंक्शनरीज जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब जो लोग रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे वो काफी इन्फ्लुएंशियस या तो अमीर फैमिली से होते थे या फिर पोजीशन जो है हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी का मतलब है कि आपके पापा के पास थी तो अब आपके पास आ जाएगी, फिर आपके बच्चों के पास चली जाएगी, ये होती है हेरिडिटरी पोजीशन। और ये आर्मी में भी यही चलता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, प्रशस्ति होता था इन द प्रेज ऑफ, मतलब क्या होता था ना, कई बार ये डिटेल्स जो दी जाती थी वो ट्रू नहीं होती थी। इसमें जो है रूलर होता था ना, राजा, वो अपनी प्रशस्ति में, प्रशस्ति का मतलब आप प्रशंसा समझ सकते हैं कि अपनी प्रेज करवा रहा है बहुत ज्यादा, कि मतलब कितना वेलिएंट है, कितना बहादुर है, कितनी ज्यादा लड़ाई करी है, कितना बड़ा वॉरियर है वो, कितना बड़ा योद्धा है। तो इस तरीके की बातें लिखवाई जाती थी। और काफी जो लर्नेड ब्राह्मण्स, कौन लिखता था प्रशस्ति? लर्नेड ब्राह्मण, मतलब काफी पढ़े लिखे ब्राह्मण इनको लिखते थे, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में, राज्य के कामकाज में भी मदद किया करते थे। अब आता है अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। तो नागभट्ट जो है उन्होंने क्या लिखा, काफी सारे रूलर्स अपनी अचीवमेंट प्रशस्तीज में लिखवाते थे। जैसे कि हमने प्रशस्ति रूलर गुप्ता रूलर थे समुद्रगुप्त, उनकी प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था 6th क्लास में। प्रशस्ति जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी। एक प्रशस्ति है जो कि हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक जगह है वहां मिलती है, और वो बताता है कि नागभट्ट जो है उसने किस तरीके से प्रतिहार किंग को मतलब लूटा और कितने सारे इलाके उसने कवर किए। तो नागभट्ट की प्रशस्ति है कि आंध्र हो गया, सिंध हो गया, विदर्भ हो गया, कलिंग हो गया, हर जगह के जो राजा हैं वो नागभट्ट के आकर के नीचे गिर गए थे, और सारे के सारे नागभट्ट ने कन्नौज के किंग को, वंग के किंग को, और अनंत, मालवा, कीरत, मतलब हर जगह के किंग को हरा दिया था नागभट्ट ने। तो इसमें है कि नॉर्थ के साइड के भी और साउथ के साइड के भी किंग्स को नागभट्ट ने हरा दिया था। किंग जो है रिवॉर्ड देते थे ब्राह्मण्स को, मतलब इन्होंने इतनी अच्छी प्रशस्ति लिखी है तो किस तरीके से देते थे? ग्रांट ऑफ लैंड देते थे, मतलब जो है एक जमीन का टुकड़ा उनको देते थे, और ये देज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट, मतलब कॉपर प्लेट में लिख करके, कॉपर की प्लेट में लिख करके उनको दे देते थे। अब कॉपर प्लेट में क्यों लिखते थे? क्योंकि ब्राह्मण होते हैं होशियार, है ना। तो ये लोग क्या करते थे कि राजा बदल जाएगा तो नेक्स्ट राजा भी इस बात को माने कि पिछले राजा ने हमें ये लैंड दिया था। जैसे कि लड़ाई में हार गया वो राजा, दूसरे किंगडम ने कर लिया, तो ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत होती थी। तो ब्राह्मण दिखा देगा कि भाई ये तो हमें मिला हुआ है और आप इसको नहीं ले सकते हैं। और ज्यादातर इन लैंड्स पे क्या होता था ना, टैक्स भी नहीं वसूला जाता था, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता था। तो इस तरीके के लैंड को डिमार्केट करते थे अलग अलग तरीके से, कि यहाँ पे कैक्टस लगा दिया, और इसमें गार्डन्स होते थे, वेल्स वगैरह सारी चीजें होती थी कि कोई और नहीं आ सकता, और ये मतलब लैंड ग्रांट है। तो अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम, मतलब हम लोग प्रशस्ति देखते हैं उसमें तारीफें होती हैं मतलब किंग्स की हमेशा, है ना, मगर क्या होता है हमें एक 12th सेंचुरी की काफी लंबी सी संस्कृत की पोएम मिली है कश्मीर से, जो लिखी है कल्हाना ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक पोएम मिली है कश्मीर से जो लिखी है कल्हाना ने। उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस और हिस्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है, मगर इसमें जो है ना रूलर्स की काफी ज्यादा बुराई की गई है, जो राजा थे उनकी पॉलिसीज की, उनके कामों की बुराई हमें इसमें मिलती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले तो हमें प्रशस्ति ही मिलती थी, तारीफें ही मिलती थी, क्योंकि भाई राजा लिखवा रहा है। मगर एक ये राइटर हुए कल्हाना कश्मीर के, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, मतलब बताया कि किस तरीके से किंग गलत चीजें भी करते थे। अब वॉरफेयर फॉर वेल्थ, मतलब लड़ाइयाँ होती थी किसके लिए? पैसों के लिए, अमीरी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप दूसरे का इलाका हड़प लोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए क्या होती थी, काफी जंग होती थी जमीन हड़पने के लिए, टेम्पल्स को लूटने के लिए, क्योंकि टेम्पल्स जो है बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करते थे। आपने नोटिस किया होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में है एक डायनेस्टी, है ना, और सेम टाइम पे ये चाहते थे ना कि दूसरे एरियाज को भी हम कंट्रोल कर लें। इसलिए क्या हुआ, पर्टिकुलरली कन्नौज की जो सिटी थी ना, गंगा वैली, गंगा की नदी जहाँ से निकलती है, वहाँ पे एक इलाका है कन्नौज, काफी मतलब वहाँ पे अच्छी खेती होती थी, अच्छा रेवेन्यू मिलता था, तो काफी सारे लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे। फॉर सेंचुरीज, कई 100 सालों तक रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिए, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है।
रूलर बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाला डायनेस्टी, फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो किस किसने लड़ाई की? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, पाला डायनेस्टी। इनको हम लोग 3 पार्टीज यानी कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ट्राई मतलब 3, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाला डायनेस्टी ने कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए कई सालों तक लड़ाई करी, तो इसको हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। तो हम लोग आगे के पेजेस में देखेंगे कि रूलर्स जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, मतलब अपनी पावर दिखाते थे। किस तरीके से? बहुत ही बड़े बड़े टेम्पल बना करके। तो जब किसी इलाके पे अटैक होता था तो सबसे ज्यादा अटैक क्या होते थे? टेम्पल्स पर, ताकि जो है राजा क्या करते थे? अपनी वेल्थ दिखाने के लिए, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, खूब बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए जाते थे। उनको खूब दान, सोना चांदी खूब होता था टेम्पल्स में। तो इसलिए जब भी अटैक होता था कहीं पर तो सबसे पहले टेम्पल्स पे अटैक किया जाता था। एग्जाम्पल आपने शायद बचपन से सुनते आए होंगे। रूलर्स, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। गजनी का जो सुल्तान था, अफगानिस्तान में पड़ता है इलाका, वो उसने 1997 से लेकर के 102 तक रूल किया और उसने अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया जो है ना, उसमें इस टाइम अफगानिस्तान हो गया, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान, है ना, काफी सारा रीजन आता है सेंट्रल एशिया में। ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इसने रूल किया था और ये इंडिया को लगभग हर साल अटैक करता था। और कहाँ पर अटैक करता था? वेल्दी टेम्पल्स, जो बहुत ही अमीर टेम्पल्स होते थे ना, उस पर ये महमूद ऑफ गजनी अटैक किया करता था। कहाँ पर? सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल तो इसने बहुत लूटा है। और ये जो वेल्थ अपनी लेकर के जाता था, इसने गजनी जो कैपिटल सिटी है ना, उसको बनाने में इसने ये वेल्थ लगा दी। सुल्तान महमूद जो है वो इंटरेस्टेड था, उसे अटैक वगैरह किए तो वो जानने में भी इंटरेस्टेड था कि भाई इस देश के लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या होता क्या है इस देश में। तो इसके एक स्कॉलर थे अल बिरूनी, काफी अच्छे स्कॉलर थे। इन्होंने कहा, जो महमूद था ना, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, इसने अल बरूनी को कहा कि तुम इंडिया के बारे में लिखो। तो उसने अरेबिक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल बरूनी को किसने कहा था लिखने के लिए? सुल्तान महमूद ने कहा था। उस अल बरूनी ने किस में लिखा था? अरेबिक में लिखा था। क्या लिखा था? किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद अरेबिक में लिखी गई थी, अल बरूनी ने लिखी थी और सुल्तान महमूद ने उसको लिखने के लिए कहा था। ये 4 बॉक्सेस आप अपनी बुक में भी बना लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। और ये काफी हिस्टोरियन के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है अल बरूनी, जानने के लिए कि क्या क्या था उस टाइम देश में। अल बिरूनी ने संस्कृत के स्कॉलर्स से कंसल्ट किया था, संस्कृत के जो जानने वाले लोग थे उनसे पूछा था, काफी कंसल्ट किया था अपनी किताब को लिखने से पहले। फिर आगे आता है अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर। बाकी सारे किंग्स भी थे जो कि वॉर, सिर्फ यही थोड़ा ना था महमूद और ये राष्ट्रकूटास गुर्जर, और भी बहुत सारे थे जो कि वॉरफेयर में, लड़ाइयों में लगे रहते थे। वो थे चाहमान्स, लेटर नोन एज चौहान्स, जो कि दिल्ली और अजमेर को रूल करते थे। उन्होंने अटेम्प्ट किया कि भाई वो अपना वेस्ट और ईस्ट में, वो यहाँ पे करते थे ना, तो वेस्ट में गुजरात वाले रीजन में भी अटैक कर ले, पर जो किसने अपोज कर दिया? चालुक्यास जो थे गुजरात के, और गाधावालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। चालुक्यास और गाधावालास ने उनको रेजिस्ट कर लिया। बेस्ट नोन जो चाहमान है वो है पृथ्वीराज 3। आपने इनके बारे में काफी स्टोरी सुनी होगी कि अफगान का रूलर था मोहम्मद गौरी, इससे इनकी लड़ाई हुई, इसने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, बट फिर अगले साल आकर के मोहम्मद गौरी ने इनको मार दिया। तो ये वाला हम लोगों ने देख लिया पार्ट। अब क्लोजर लुक टू द चोलास के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो